नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय यूजीसी नेट हिंदी के लिए पीवाईक्यू सीरीज चलाए हैं और उस पीवाईक्यू सीरीज पर हम इस समय बात कर रहे हैं। इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज में पूरे 10 यूनिट के 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके पहले हम यूनिट 1, यूनिट 4 यानी हिंदी भाषा विज्ञान और वैचारिक पृष्ठभूमि और यूनिट 7 हिंदी कहानी और यूनिट 9 हिंदी निबंध 1, 4, 7 और 9, इन चारों यूनिट की बात हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। इन चारों यूनिट को के जो कंटेंट हैं, पीवाईक्यू हैं, वो प्लेलिस्ट के तौर पे बन चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। इस समय हम यूनिट 3 जो आपके सामने है काव्यशास्त्र के ऊपर पीवाईक्यू कर रहे हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। काव्यशास्त्र यूनिट 3 का ये चौथा वीडियो है। आज के वीडियो में हम ज़्यादा नहीं 20-25 प्रश्न ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता मेरी भी है इस समय और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी भी असुविधा हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर डे कुछ ना कुछ कंटेंट देने की। तो अभी मैं कल मेरा एग्ज़ाम भी था, उसके बाद भी मैंने वीडियो आगे तुरंत बनाया। कल फिर मेरा एग्ज़ाम है अभी और ये चलते रहेंगे। खैर, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, हम चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए। इसके पहले हम 21 प्रश्न 80 प्रश्न कर चुके हैं। आप देखिए, आज हम 21वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं 2081 से। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है और यह प्रश्न है असर्शन और रीज़न का। इसमें देखिए असर्शन में कह रहा है तर्क कथन में कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। सही है, आप इसे खुद से भी रिलेट करिए कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेम में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। पहले प्रश्न में ही क्या आ गया? जो आप लोग चाहते हैं वही पहला प्रश्न है। तर्क है कि प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूतिजन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप पीवाईक्यू सीरीज एमसीक्यू सीरीज को करिए तो उस समय अपने सामने एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें आप प्रश्न संख्या लिख के उसमें देखिए आपके अंतिम में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठ सकते तो इस कमेंट बॉक्स का यूज करिए और मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे आपको इससे बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप इस सीरीज़ के बारे में बता सकते हैं। और आप देखिए 1,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के पूरे होने वाले हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। अगर अभी आप जा कर के देखिए नहीं हुए 1,000 तो आप तुरंत जा कर के अपने दोस्तों को शेयर करके उसको पूरा करवा दीजिए। 5-7 ही बचे हुए हैं। तो है, खैर मैं शेयर करवाने से ज़्यादा बचता हूँ। कंटेंट आप लोगों के सामने जाएगा तो आप लोग उसे देखते रहेंगे। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है मैं बनाया हूँ, एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, मैं उसी में सब कुछ शेयर करते रहता हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। खैर, ये सारी बात अब पूरे सीरीज़ में मैं नहीं करूँगा। इसमें जो 20 प्रश्नों के बीच में ऐसी बातें नहीं करूँगा, सीधे प्रश्न पे चलता हूँ। इसका उत्तर देखिए, यह इस प्रश्न में निश्चित तौर पे दोनों ही सही है, क्योंकि आपको पता है प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है और प्रेमी की यही वृत्ति होती है, वो एक दूसरे की यही वृत्ति होती है कि वो मुझे अच्छा लगे, मैं उसे अच्छा लगूं। अमीर खुसरो की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, आप लोग जानते हैं। और उसके बाद देखिए तर्क में कह रहा है कि प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूतिजन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 82। और ये देखिए, मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ एविडेंस के तौर पे आपके सामने नीचे लिखा रहता है। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। असर्शन और रीज़न का यह भी प्रश्न है। यूनिट 3 और यूनिट 4 के अमूमन अधिक से अधिक प्रश्न असर्शन और रीज़न के ही होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है असर्शन में भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों के प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न हैं, पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क में कह रहा है भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसमें ऑप्शन है, आप देख लीजिए, ए, बी, सी, डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए सही निश्चित तौर पे है, लेकिन दूसरा गलत क्यों है? देखिए, भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब आपका भाव और बुद्धि, आपका हृदय और बुद्धि भिन्न तो नहीं हो सकता ना। आप कुछ भी सोचते हैं
तो कभी कभी होता है कि फलाना आदमी हृदय की गहराइयों से सोचता है, हृदय से बात करता है, तो क्या हृदय से बात करने वाला बुद्धि नहीं लगाता है? बिना बुद्धि से कोई शब्द किसी शब्द का चयन आप कर पाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83, इसमें है इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये देखिए ये प्रश्न लगभग मैं जितनी वीडियो लेके आया हूँ, ये चौथी वीडियो है और सारी वीडियो में 2-2 3-3 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, काव्यम ग्राहाम अलंकारात मुख्यार्थ हतिदोष करोत कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम भामा मम्मट विश्वनाथ वामन दंडी। हम देखते हैं इसको, आप पहले इसके प्रश्न का उत्तर आप खुद देख लीजिए सही से, एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम, ये दंडी का है। दंडी की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श में ये मिलता है। उसके बाद काव्य ग्राहम अलंकारात, ये वामन की पंक्ति है। अलंकार सूत्र वृत्ति इनकी रचना है। मुख्यार्थ हतिदोषः मम्मट की रचना है और इसके जो मम्मट की उक्ति है और इस काव्य प्रकाश इनकी रचना है। करोति कीर्ति प्रीति निबंधनम, यह भामा की उक्ति है जिनकी रचना है काव्यालंकार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, जिनके साहित्य दर्पण इनकी रचना है, उनकी रचना साहित्य दर्पण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद ये देखिए ये मुख्यार्थ हतिदोषा मम्मट, काव्य ग्राहाम अलंकारात और शरीर तावत काव्यम, ये कई बार पूछे गए हैं। भामा की यहाँ पर एक युक्ति नई देखने को मिल रही है। अक्सर शब्दार्थों सहितो काव्यम इनकी जो उक्ति है, प्रसिद्ध उक्ति है, वही पूछी जाती है। तो देखिए ये भी दिसंबर 2013 में पूछा गया था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए प्रश्नों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। वैसे ही प्रश्न अब तक हम 2000 लगभग 8 से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर जगह वही देखने को मिल रहा है। आगे भी ऐसे ही मिलेंगे। इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए ए महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। बी कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। सी काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। डी महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। टी.एस. एलियट, कॉलरिज, लोनजाइनस, आई. रिचर्ड और ड्राइडन। इसमें देखिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। उसको हम देखते हैं एक बार कि ए का 2 यानी महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। ये बात करते हैं कॉलरिज। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये टी.एस. एलियट कहते हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत में इस तरह की बातें वो करते हैं। सी है कि काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये रिचर्ड कहते हैं ये बात। और डी महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, यानी यहाँ पर विचार की प्रमुखता पहले, ऐसा प्रश्न बन सकता है। डी लोनजाइनस, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाँ ये ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 85, काव्य अलंकार किसकी रचना है? ऑप्शन ए भामा, राजशेखर, दंडी, रुद्रट। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप देखिए काव्य अलंकार के जो रचनाकार हैं वो है भामा और भामा से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपके सामने तुरंत ही एक छवि के रूप में, एक बिंब के रूप में चलनी चाहिए। भामा का संबंध क्या है? 6वीं शताब्दी, अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। उसके बाद काव्यालंकार इनकी प्रमुख रचना है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, इनकी प्रमुख उक्ति है। ये जब काव्य की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। इतनी बातें आप याद रखिए। इतनी बातों से ही आपके 80% प्रश्न अगर भामा से बनते हैं तो यहीं से बन जाते हैं। कुछ इनकी रचनाएं हैं उसे और याद कर लीजिए, 2-3 रचनाएं और हैं। देखिए भामा,
ये देखिए जून 2014 में ये प्रश्न पूछे गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 86, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? ऑप्शन ए धनंजय, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी भानुदत्त। तो सबसे पहले देखिए जो नाटक को पंचम वेद कहने वाले हैं वो हैं भरत मुनि। अब इससे संबंधित भी आपको जितनी भी बातें भरत मुनि से है वो आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। पहली बात, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी प्रमुख जो एक ग्रंथ है जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है वो क्या है? नाट्यशास्त्र, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इनका समय है 2री शताब्दी, ठीक है। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह रस की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसको लेकर के रस निष्पत्ति साधारीकरण के ऊपर आने वाले उसके बाद के प्रवर्तक जो है अपनी विचार रखते हैं। तो देखिए पंचम वेद कहने वाले हैं भरत मुनि। जो मैं रिकॉल कर पाता हूँ तुरंत बता देता हूँ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा, काव्यानुशासन। हेमचंद, बलदेव उपाध्याय, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अप्पय दीक्षित। रस मीमांसा आपको पता है ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय। काव्यानुशासन हेमचंद, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित। आंसर सी। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आप ऐसे प्रश्नों को देखते रहिए। ये देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 88, ये भी असर्शन ओरिजिन का प्रश्न है। इसमें देखिए असर्शन में कह रहा है कथन में कि रस का निर्णायक सहृदय है। तर्क में कह रहा है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। रस का निर्णायक सहृदय होता है। तर्क कह रहा है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक नहीं होता। स्वयं का हृदय रस का समीक्षक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन रस का निर्णायक हमारा सहृदय ही होता है। हम जब कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर किस तरह की भावना पैदा होती है, इसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? अपने हृदय से लगाते हैं, अपनी आत्मा से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं। निश्चित तौर पर एक ही चीज़ को देखने के बाद अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग अनुभूति पैदा होती है। मैं बताऊं, अगर आप शाकाहारी हैं और एक व्यक्ति आपके सामने मांसाहारी है, तो जब किसी चीज़ की बलि दी जाती है, चाहे इस समाज द्वारा दी जाए या इस समाज द्वारा दी जाए, जब शाकाहारी व्यक्ति अक्सर देखता होगा तो उसके अंदर कैसी अनुभूति उत्पन्न होती होगी और मांसाहारी के अंदर कैसी भावना उत्पन्न होती होगी। ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है कि लोग कहते हैं कि रस की जो संकल्पना की जाती है वो एक समान सबके अंदर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे समीक्षक इसके बारे में आलोचना भी किए हैं। खैर, अभी आपको अपनी तैयारी करनी है, इस पर बाद में बात करते रहेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उद्भट, दंडी, भामा, वामन। तो काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार जो हैं वो हैं उद्भट। आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एव क्रम हेतुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्रमाह, यह रस संबंधित सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी हेमचंद। तो अभिनव गुप्त की यह उक्ति है, क्या है? एवं क्रम हेतुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्रमाहम। ठीक है, कुछ उक्तियां तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये उक्ति जो थी अब तक पहली बार ये पूछी गई है 2014 में। उसके बाद देखते हैं आगे पूछी गई है कि नहीं। जो प्रश्न रिपीटेड हो रहा है मैं बताते जा रहा हूँ, उसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया। दंडी, काव्यादर्श देख लीजिए। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं?
औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या रीति। तो जो कुंतक हैं, देखिए काव्यशास्त्र में 6 संप्रदाय की बात की गई है। रस, अलंकार, औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, क्रम से मैं नहीं लिख रहा हूँ, और रीति। ठीक है, ये 6 संप्रदाय के अपने अलग अलग आचार्य हैं। अब इन 6 संप्रदाय के आचार्य कौन कौन से, प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो कुंतक हैं वो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 93, स्थापना और तर्क का ये भी प्रश्न है। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क में कह रहा है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। इस प्रश्न को देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये अपने आप में दोनों कंट्राडिक्टरी पोजीशन पर खड़े उतरते हैं। 94 को देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। इसमें देखिए अभिव्यक्तिवाद कई बार पूछा गया, मैं अभी उपसर्ग से बोलता हूँ अभिव्यक्तिवाद, अभिनवगुप्त। और अस्तित्ववाद की जब बात आती है तो अस्तित्ववाद के लेखक हमको लगता है, एक बार अभी इसको देख लेते हैं, लेकिन ज्या पाल छात्र होने चाहिए। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट। ठीक है, यानी D1 एक ही से हम इसके सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद सी उत्पत्तिवाद, देखिए सी भट्टलोलट, उसके बाद बी अस्तित्ववाद तीसरा है। हाँ ठीक है, मैं सही बोला था शायद, और सही भी हो गया सी। उसके बाद ए देखिए 4 मनोविश्लेषणवाद युंग। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक बार। युंग मनोविश्लेषणवाद, ज्या पाल तार्स अस्तित्ववाद, आचार्य भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो ये रहे विचारक और उनके सिद्धांत। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांज काफ्का, फ्रेंच रो, कामू, सार्व। तो जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं फ्रेंच रो, और ये अपने आप में एक अलग विचारधारा बन गई। ये एक अलग विधा बन गई। इससे संबंधित काफ़ी सारी बातें आई आगे निकल करके, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए एक बार। स्थापना और तर्क का ये भी देखिए प्रश्न है। कहा जा रहा है मनुष्य मिथक जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो जो तर्क कहा जा रहा है, तर्क तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम जब मनु से श्रद्धा और मनु की जब कहानी पढ़ते हैं तो उसमें देखिए मनु जो कि एक श्रद्धा मनु की कहानी जो है वो एक मिथक ही है। मनु से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। उनके बेटे नाम मुझे इस समय तो अभी तुरंत तत्काल में नहीं आ रहा है, उसमें आप रामायणी में जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना में है, तो मनु के लड़के का क्या नाम था, ऐसे भूलना नहीं चाहिए लेकिन दिमाग से उतर जाता है। खैर, तो इसमें देखिए कि मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है, तो सही है, लेकिन मिथक के बिना इतिहास लेखन असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथक के बगैर इतिहास लिखे गए हैं और इतिहास लिखना संभव भी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए 97 स्थापना और तर्क का यह भी प्रश्न है। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तर्क कह रहा है क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भाव के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। ये गलत है लेकिन आर सही है, आप इसे देख लीजिए एक बार। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है, बिल्कुल नहीं है। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना से नहीं माना जाना चाहिए और होता भी नहीं है। कहीं कहीं विरह में भी उसके उत्कर्ष की भावना देखने को मिलता है। आप देखिए उर्मिला साकेत जैसी जो रचना है, आप उसमें देखिए कि किस तरह से उसमें विरह ही प्रधान है। मैत्री शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, उसके बाद हम प्रिय प्रवास देखते हैं। तो खैर,
उसके बाद क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होते हैं। बिल्कुल सही है। क्रोध हो, प्रेम हो, विरह हो, तो सब कुछ काव्य के सौंदर्य के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 98, ये भी स्थापना और तर्क के प्रश्न है। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क कह रहा है क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो सही है कि दोनों सही है, सही बात है ये बात, आप देख सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, सही है, अमूर्त से मूर्तिकरण की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब कोई भाव मेरे अंदर अमूर्त रहता है, मूर्त रूप में नहीं रहता है, मतलब अंदर तो रहता है। जैसे आपके सामने कोई बोले गुलाब, तो गुलाब बोलते ही आपके सामने गुलाब फूल अगर आप कभी ना कभी देखे हों, कहीं ना कहीं देखे हों, तो आपके सामने एक छवि बनती है। तो गुलाब की छवि तो आपके अंदर थी, लेकिन वो मूर्त प्रतीक के रूप में हो रही है ना किसी के बोलने पर। तो ये सही है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। सही बात है, आपके अंदर गोचर था और शब्द सुनते ही आपके अंदर से प्रतीक निकल के बाहर आता है। प्रतीक इन द सेंस उसका बिंब निकल करके बाहर आता है और आप उसे महसूस करते हैं। महसूस इस तरीके से करते हैं कि आप कभी भी आपने फूल देखा हो, आपने फूल को छुआ हो, तोड़ा हो, तो आप कहीं ना कहीं से उसको महसूस कर पाते हैं, उसकी सुगंध को महसूस कर पाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है, सॉरी, निर्वेद, उन्माद, व्रीड़ा, आहार्य। तो इसमें जो आहार्य है वह अनुभाव का एक भाग है। ठीक है, अनुभाव की संख्या कितनी है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। संचारी भाव की संख्या कितनी है वो भी आप बता सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जब बोलता रहता हूँ उसका उत्तर आप जरूर देते रहिए। अगले प्रश्न 100वां प्रश्न को देखते हैं हम। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि स्वयं व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वह कौन सी शब्द शक्ति मानी जाती है? शब्द शक्ति आपको पता है 3 होता है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, वो तीनों शब्द शक्ति यहाँ दी गई है। तो शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को, अगर कुछ भी नहीं पता है, केवल शब्द शक्ति के बारे में थोड़ा सा भी आप जानते हैं कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या होता है, वहीं से आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? तीनों तो सही हो नहीं सकता, अभिधा भी नहीं होगा, इसी में से अब आपके 50-50% चांस हो। अब आप देखिए लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना से ही आपके उत्तर निकल जाएंगे। कैसे? व्यंजना होगा, व्यंजना व्यंग्यार्थ की तरफ संकेत करता है। ठीक है, और यहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द आया भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे और कल मैं कोशिश करूंगा कि 50 प्रश्न लेके आऊं और 50-50 प्रश्न 2-3 दिन लेके आऊं, ताकि इस यूनिट के पीवाईक्यू को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि इसी यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर इस यूनिट के आप सारे प्रश्न एक साथ हल कर लिए, करीब 200 प्रश्न हैं, 200 प्लस ही होंगे, 200 नहीं 300 प्रश्न के आसपास होंगे। ये सारे प्रश्न अगर एक बार कर लिए और इनको सही से समझ लिए तो निश्चित तौर पर आपके 100% मार्क्स इस यूनिट से बन जाएंगे। तो आप स्वस्थ रहिए। और मैं दूसरी बात, आप जा कर के इस चैनल को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद आप देखिए कि आज हम केवल 40-45 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने जा रहे हैं आज। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस जो भी ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही इस चैनल के परिवार हैं। आपके कहने ही सब कुछ होता है। और ये अलग बात है कि अगर इसमें से कोई ऐसा है जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है, तो वो आज से ही इस परिवार का एक सदस्य हो गया। तो आप किसी भी परिवार के सदस्य अगर होते हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ, वो परिवार आपके सामने ही बढ़े, फले, फूले, और आप भी उसका आनंद लें, और आप भी कहें कि हाँ, मैं इस चैनल से पढ़ा था, कुछ ना कुछ मुझे लाभ मिला था यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे बढ़े, और लोगों को अपने साथ रखे और अच्छा काम करे। तो इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करके और
आप बधाई भी दे सकते हैं अपने आप को कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से नहीं, 1000 पूरा होने के बाद आप कहीं से भी दे सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप जिस भी सीरीज़ को देख रहे हैं, जिस भी वीडियोस को देख रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि देखने के बाद आप उस पर कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको ज़रूर ही करना चाहिए। आप किसी की भी वीडियो को देखो, अगर आपके पास समय है, मैं नहीं कह रहा कि आप रील्स पर देते रहो, क्योंकि मनोरंजन की चीज़ें जहाँ भी आप देखते हो, कुछ सीखने के लिए जहाँ भी आप जाते हो, तो वहाँ पर फीडबैक देने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो केवल व्यवसाय के रूप में ही बनाए गए हैं, वहाँ पर व्यवसायीकरण ही चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ भी जा कर के कमेंट करते रहिए, न्यूज़ चैनल पर भी कमेंट करते रहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। जिस चैनल को आप अपनी ज़रूरत से उसको आप वहाँ से जुड़ रहे हो, वहाँ पर तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, आज ज़रूर आप शेयर करिए इसे अपने दोस्तों तक, अपने परिवार में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, ताकि ये चैनल बहुत जल्दी और आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं काम करता रहूँगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी में पेपर फर्स्ट को भी स्थान और समय दीजिए, तभी आप का नेट जेआरएफ क्लियर होगा और मैं आपको बुलाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, अपने वहाँ बुलाऊंगा, फिर आपसे बातें करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।